नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आजकल साबरमती रिपोर्ट जो फ़िल्म आई है, गोधरा कांड पर, उसकी बड़ी चर्चा है। और जब इस तरह की मूवी आती हैं या कोई इनिशिएट करता है, तो ज़ाहिर है बॉलीवुड का एक तबका है, एक बड़ा तबका है, प्रभावी तबका है और वो पूरा एक इकोसिस्टम भी है, जो सक्रिय हो जाता है। और वैसा ही कुछ हम लोग इधर देख रहे हैं। इसके जो लीड एक्टर हैं विक्रांत मैसी, उनको लेकर के तो तरह-तरह के मीम बनाए गए हैं हाल में। मोहन भागवत के साथ भी उनको निक्कर में दिखाया गया है। कई चीज़ें इस तरह की जो है वो प्रचारित और प्रसारित की गई है। ज़ाहिर है, ये कोई नई बात नहीं है और ये एक ऐसा वर्ग है जो इन चीज़ों से चिढ़ता है। केवल चिढ़ता ही नहीं है, इनके फ्रस्ट्रेशन जो हैं वो कई तरीके से हमारे आपके सामने निकल कर के आते हैं। ये हमने द कश्मीर फाइल्स के पास साथ भी समय देखा था। ये हमने केरला स्टोरी में के समय भी देखा। कई ऐसे दृष्टांत हमारे सामने हैं और जो हिंदुओं की बात करने वाली शख्सियतें हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, हालाँकि कम हैं, मुट्ठी भर हैं। वो भी कंट्रोवर्सी में घिरते हैं, उनको काम से वंचित कर दिया जाता है, कई बार तो उनको अ अ, डिसग्रेड करने की कोशिश की जाती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। आज हम बात करेंगे इसी साबरमती रिपोर्ट पर, फ़िल्म पर, रिलीज़ हो गई है और जो भी जाने-माने समीक्षक हैं, वो फ़िल्म को देख चुके हैं। ऐसे ही हमारे एक साथी मुंबई से जुड़ रहे हैं, बहुत ही चिर परिचित प्रतीक बोराडे जी। तो उनसे इस फ़िल्म के तमाम जितने भी बिंदु हैं, कोण हैं, उन पर बातचीत करेंगे। प्रतीक जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जी सर, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। बहुत अभिनंदन है आपका प्रतीक जी। आपने कल ही फ़िल्म देखी है, तो जी सर। एक तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आम तौर पर आपने जयपुर डायलॉग्स के मंच पर भी कहा था कि जो राष्ट्रवादी हैं या जो इस तरह की समस्याओं पर फ़िल्म बनाने का साहस करते हैं, वो कई बार जो है वो क्वालिटी का ध्यान नहीं रख पाते हैं और चीज़ों को अ, सामने रखते तो हैं, पर जो रखने का एक तरीका होता है कि जो दर्शक हैं वो उसको ठीक तरीके से ग्रहण भी कर लें, पचा भी लें और जो ये एक प्रोपेगेंडा करने वाला पूरा जमावड़ा है, अ, इसके मुँह पर भी छींका लगे। तो ये साबरमती रिपोर्ट शुरुआती टिप्पणी आप क्या कहेंगे? कल ही आप देख कर के आए हैं। ये कैसी है? उन पैरामीटर्स पर खरी उतरती है या ये भी फिर उसी श्रेणी में जाकर के खड़ी दिखाई दे रही है? अ, सबसे पहले तो सर आपने जो कहा कि राष्ट्रवादी विचारधारा की जो कुछ फ़िल्में पिछले कुछ समय में आई है, बहुत ही ज़्यादा निम्न स्तर की उनकी क्वालिटी हमने देखी है। परंतु द साबरमती रिपोर्ट की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न तो यहाँ पर यही है कि इसके मेकर्स क्या सच में राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं या फिर उनका उद्देश्य कुछ और ही है? अ, बाकी विषयों पर बाद में चर्चा करेंगे। केवल फ़िल्म कैसी बनी है इस पर बात करें तो एक बहुत ही मीडियोकर फ़िल्म मैं कहूँगा। एवरेज या फिर थोड़ा-सा अबोव एवरेज प्रेज़ेंटेशन हम इसका कह सकते हैं। मतलब बिल्कुल उस बी ग्रेड वाले ज़ोन में भी फ़िल्म नहीं जाती है। ठीक-ठाक प्रोडक्शन वैल्यू के साथ में फ़िल्म बनी हुई है। परफ़ॉर्मेंसेस वगैरह भी ऊपर-ऊपर से आप देखेंगे तो सबके बढ़िया है। परंतु सबसे बेसिक समस्या यहाँ पर जो है कि कोई भी व्यक्ति जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना-देना नहीं है, जैसे कि कॉलेज जाने वाला लड़का है या कोई भी, वो इस फ़िल्म को देखने के लिए जब जाएगा, तो उसके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा? क्या सच में उन्हें उन 59 हिंदुओं की पीड़ा समझ में आएगी या फिर वो कुछ और ही अपने साथ में लेकर के थिएटर से बाहर निकलेगा? तो मेरे अनुसार इस फ़िल्म को अगर ऐसा कोई व्यक्ति देखने जाता है, तो सबसे पहली बात उसे यही फ़ील होगी कि जैसे ये फ़िल्म
बीजेपी ने जबरदस्ती इसके मेकर्स से बनवाई हो, जैसे मेकर्स की कोई अंदर से इच्छा ही नहीं थी, मरे मरे मन से उन्होंने जस्ट बनानी हो इसलिए ये इस फिल्म को बनाया है, ऐसे ही लगेगा। फिल्म की शुरुआत में तो लिटरली फिल्म को ऐसे इसके मेकर्स ने बनाया है कि ऐसा लगता है जैसे इलेक्शन कैंपेन के लिए वीडियो बनाया हो बीजेपी के लिए इन्होंने। शुरुआत में अटल जी, मोदी जी, इनके रियल फुटेजेस दिखाए हैं और जगह जगह पर मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, पहले गुजरात राज्य कैसे कर्जे में डूबा हुआ था, वहां से मोदी जी ने कैसे बाहर निकाला, कितनी सारी इन्वेस्टमेंट्स लाई, मोदी जी ने वहां पर क्या क्या किया हुआ है, ये बातें लिटरली वो फर्स्ट हाफ में बता रहे हैं। तो ये सब देख करके ऐसा लगता है कि इस फिल्म के मेकर्स का मतलब वो इतने डेस्परेट है बीजेपी के सामने या मोदी जी के सामने अपने नंबर्स बनाने के लिए कि उस डेस्परेशन में वो ये सब बातें दिखा रहे थे, ऐसा ही लग रहा था। और डेस्परेशन से भी अधिक मुझे तो ये शंका ज्यादा है कि ये लोग ऐसा चित्र देश में बनाना चाहते हैं कि जिससे बीजेपी एक फांसीवादी गवर्नमेंट है और वो फिल्म इंडस्ट्री का यूज कर रही है। लिटरली सिंघम अगेन भी मैंने अभी कुछ दिन पहले देखी, उसमें भी यही मैं पूरी फिल्म में फील कर रहा था कि जैसे फिल्म के मेकर्स की कोई इच्छा नहीं थी रामायण की महिमा बताने की, परंतु अब जैसे बीजेपी ने उनको जबरदस्ती बनवाया हो। यानी फिल्म में कई जगहों पर जो बातें बीजेपी अपने मंचों से अपने संबोधन में मोदी जी वगैरह जो बातें जो शब्द उपयोग करते हैं, लिटरली वो शब्द वो फिल्म के एक्टर्स वहां पर बोल रहे हैं। जैसे कि ये नया भारत है, आत्मनिर्भर भारत, कश्मीर में पहले ये था अब ये हो गया वगैरह। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सामने मुंह पर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इलेक्शन कैंपेन के लिए वीडियो बना रहे हो। और आप देखिए सर, ये जो रोहित शेट्टी है, आज से लगभग 1-1.5 वर्ष पहले अमित शाह जी से भी जाकर के मिला था, वो फोटोज वगैरह भी सामने आए थे। तो सामने वाले को देखने के पर तो ऐसा लगे कि यार ये बीजेपी वाले ही जबरदस्ती इनके सर पर बंदूक रखवा कर ये बातें, ये ऐसी फिल्में बनवा रहे हो। तो इसका इंप्रेशन बहुत ज्यादा खराब जाएगा। आज आप देख लीजिए द साबरमती रिपोर्ट के कुछ यूट्यूब पर जो क्रिटिक्स है, उन्होंने जो रिव्यू किए हुए हैं, जिन जो कोई ऐसे बिल्कुल वामपंथी विचारधारा के वगैरह नहीं कह रहा हूं मैं, जो सामान्य कुछ बच्चे बच्चे वगैरह भी बहुत सारे यूट्यूब पर क्रिटिक्स है, वो जो रिव्यू कर रहे हैं लिटरली फिल्म का मजाक बना रहे हैं। 59 हिंदुओं की पीड़ा का ये फिल्म एक प्रकार से मजाक ही बनवाती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सामने देखने जाएगा ना तो उसके ऊपर यही इंप्रेशन जाएगा कि जैसे फांसीवादी मोदी जी ने इन बेचारों से जबरदस्ती फिल्म बनवा दी हो। तो ये बहुत गलत इंप्रेशन जा रहा है। और दूसरा, द कश्मीर फाइल्स के साथ में तो इसकी तुलना कहीं पर भी नहीं की जा सकती। द कश्मीर फाइल्स एक बहुत ऊंचे लेवल की फिल्म थी, लिटरली उसको एक प्रकार से मास्टरपीस कह सकते हैं, टेक्निकली एक्सट्रीमली वेल मेड थी, बहुत बढ़िया तरीके से फिल्म में बातें वहां पर रखी गई थी। द साबरमती रिपोर्ट ना जस्ट मरे मरे मन से वो फिल्म बनवा रहे हो या एक ऐसा इंप्रेशन बनाने का प्रयास कर रहे हो जैसे कि जबरदस्ती उनसे ये फिल्म बनवाई गई हो। वो जो एक इमोशनल डेप्थ होनी चाहिए, वो जो पीड़ा हमारे अंदर हिट करनी चाहिए ना, 59 हिंदुओं की पीड़ा, वो नहीं कर पाती है फिल्म। हाँ बिल्कुल, एंडिंग के सीन में जाकर के आखिरी 2-3 मिनट में उन 59 हिंदुओं को कैसे जलाया गया था, वो सीन, वो दृश्य जो दिखाया गया है ना, वहां पर ऑब्वियसली अंदर बहुत पीड़ा होती है। पर उससे पहले की पूरी फिल्म ना वो सीरियसनेस जो होनी चाहिए एक विषय प्रस्तुत करने में, वो नहीं दिखाई देती सर। क्या ही अच्छा होता कि अगर ये बिल्कुल सस्टेंस पर रहते, यानी जो घटना हुई है उसी पर फोकस करते, उसके पीछे की मानसिकता या साजिश क्या थी, आफ्टर इफेक्ट क्या थे, उन परिवारों पर क्या गुजरी, अगर वहां तक रहते या उनको एक्सपोज करते, जैसे लालू वगैरह ने रेल मंत्री रहते हुए एक अलग से जांच बैठा दी थी, उसको बिल्कुल। भटकाने की कोशिश की गई, अगर हम्म। उसी पर फोकस करते तो ज्यादा प्रभावशाली बनती। बिल्कुल, देखिए सर, अगर हृदय से कोई व्यक्ति सच में पीड़ा को सामने रखना चाहता है ना, तो उसे बहुत बड़े बजट की भी आवश्यकता नहीं होती है, बहुत कुछ बहुत बढ़िया तामझाम की भी आवश्यकता नहीं होती। वो एक जगह पर खड़ा होकर के बस अपने मुंह से भी अगर उस बात को बोल देना, तो सामने वाले दर्शकों तक वो बात पहुंचती है। कुछ बहुत तामझाम की भी आवश्यकता नहीं थी। अगर सच में अंदर से पीड़ा हो किसी के मन में और वो बता रहा हो, तो उतना ही पर्याप्त होता है। एक जगह पर खड़े होकर भी एक व्यक्ति उस पीड़ा को सामने वाले तक पहुंचा सकता है। पर यहाँ पर इस फिल्म में वो पीड़ा कहीं पर हमारे तक पहुंचती ही नहीं है। और फिल्म में एक डायलॉग है, संवाद है, शुरुआत में ही बिल्कुल ओपनिंग में विक्रांत मसीह का जो पात्र है, समर कुमार उसका नाम है, वो बता रहा है कि 25 फरवरी 2002 को जब 27 फरवरी 2002 को जब वो घटना होती है, उससे पहले भारत में बहुत भाईचारा था, बहुत सब मिलजुल कर रहते थे। और ये एक वो दिन था 27 फरवरी 2002 का, उसने सब कुछ बदल दिया।
फिर अमेरिका के 9/11 का वो उल्लेख करता है, पेरिस में एक ट्रेन पर आतंकी हमला हुआ था उसका वो उल्लेख करता है, एक और देश की कोई एक आतंकी घटना का वो उल्लेख करता है और कहता है कि उन देशों के लिए वो घटनाएं जैसे थी ना वैसे भारत के लिए 27 फरवरी 2002 की घटना थी। अब शायद फिल्म के मेकर्स ने 1990 में कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ वो शायद उनको दिखा नहीं होगा, या फिर पीछे जाए तो फिर पूरे 1000 वर्षों का इतिहास हम बता रहे हैं। तो पता नहीं 27 फरवरी 2002 से पहले कौन सा इनको मतलब क्या दिख रहा, ये इसके बाद सब कुछ बदल गया ऐसा वो कहना चाहते थे। मतलब जो ये जो कुछ भी हुआ उसके पीछे की जो मूल भावना है वो है नॉन बिलीवर्स के प्रति हेट, काफिरों के प्रति हेट, कि भाई ये तो डेविल वर्शिपर्स है, इनको हमें समाप्त करना है, कन्वर्ट करना है। ये जो इसकी समस्या की जड़ है ना, वहां तो ये फिल्म कहीं पर भी छूती नहीं है। पर इनका अलग ही कुछ चल रहा था कि भाई 27 फरवरी 2002 से पहले तो सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया था, उसके बाद में सब कुछ बदल गया। एक एक केवल फायदा इस फिल्म से ये होगा कि कम से कम इस विषय को लोगों तक ये पहुंचेगा, उस विषय के बारे में कम से कम जानेंगे। और फिर चलो लोग ये विचार करेंगे कि चलो फिल्म अच्छी नहीं बनी पर कम से कम उस विषय को मेन स्ट्रीम में ये फिल्म लेकर के आई है। जो इंटरव्यूज वगैरह विक्रांत मसीह के हुए अलग अलग राष्ट्रवादियों के प्लेटफॉर्म पर, उसके माध्यम से कम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे जानेंगे, क्योंकि इस बात को अभी तक वामपंथी मीडिया ने बिल्कुल जैसे छुपा करके रखा था। 2002 के दंगों पर बहुत सारी फिल्में बनी हुई है, परसानिया देख लीजिए, उसके बाद में फिराक नाम की एक फिल्म है, अ, उसके अलावा एक फाइनल सोल्यूशन नाम की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, कायपोची जैसी फिल्म। अब आपने पता नहीं कायपोची देखी है या नहीं, 3 मित्रों की कहानी है, उसका ट्रेलर देख लीजिए वगैरह, कहीं पर भी आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई पॉलिटिकल फिल्म है, और बहुत एक्सट्रीमली वेल मेड फिल्म है। ये सारी परसानिया हो, फिराक हो, कायपोचे हो, एक्सट्रीमली वेल मेड फिल्म है और बहुत ज्यादा एक किसी आर्ट हाउस फिल्म की तरह भी कुछ कुछ फिल्में तो इसमें से बिल्कुल लगती है। अब कायपोछे में 3 मित्रों की कहानी है। कोई व्यक्ति फिल्म देखने के लिए जाएगा, कॉलेज का बच्चा वगैरह स्टूडेंट, उसको लगेगा कि यार मैं तो 3 दोस्तों की कहानी देखने के लिए जा रहा हूँ, वो तो अपना कुछ बिजनेस वगैरह स्पोर्ट्स के क्षेत्र में शुरू करना चाहते हैं। फिल्म में जब वो जाएगा तब सटल वे में 2002 के दंगों का उल्लेख आएगा, वहां पर हिंदुओं ने ही कैसे मारकाट मचाई थी, हिंदू ही कैसे सबसे बड़े इस समस्या की जड़ है, ये वो फिल्म खुलकर दिखाती है फिर बाद में जाकर के। पर कितना सटल वे में दिखाती है देखिए। तो यहाँ पर एक तो फिल्म का विषय ही उन्होंने शुरुआत से बिल्कुल हम जैसे पॉलिटिकल ही है ये दिखता है, तो उसकी एक पर्टिकुलर विशिष्ट ऑडियंस है, वही केवल फिल्म देखने के लिए जाएगी। आपने दूसरा जो दर्शकों का बहुत बड़ा वर्ग है उसको तो पहले ही दूर कर दिया। तो इसका फायदा मैं बस इतना ही कहूंगा कि कम से कम मेन स्ट्रीम में इस फिल्म के कारण उस घटना के बारे में चर्चा होगी, लोगों को पता चलेगा। बाकी फिल्म तो बहुत ही ज्यादा अबो एक एवरेज या मीडियोकर फिल्म ही मैं इसे कहूंगा। और प्रतीक जी, अगर हम डायरेक्टर धीरज सरना की बात करें या विक्रांत मैसी की बात करें, ये वाकई राष्ट्रवादी हैं या केवल पैसा कमाने के लिए, और चूंकि अब माहौल है, प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए जो है बहती गंगा में हम भी डुबकी लगा लेते हैं, वो भाव था? मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैंने कहानी भी बताई थी सर, पता नहीं आपने सुनी या नहीं, सिंघम अगेन के रिव्यू में मैंने कहानी बताई थी। जैसे एक काल्पनिक गांव समझ लीजिए, वहां पर कई वर्षों से एक वामपंथी मुखिया का वर्चस्व था उस गांव पर। गांव का प्रधान कह लीजिए, सरपंच कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वामपंथी विचारधारा का मुखिया था वो। और वर्षों से उसने जो कुछ भी लोगों को बांटना, जो कुछ भी वामपंथियों के अपने अपने प्रोपेगेंडास होते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति हो वगैरह वगैरह, वो वर्षों से वहां करते आया था। फिर काफी दशकों के बाद में लोगों को लगा कि ये, और हाँ, और उस गांव में एक नाट्य मंडली भी थी जो उसी वामपंथी मुखिया के प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करने वाले नाटक वगैरह, स्टेज प्लेस ड्रामास वगैरह बनाते थे। पर कई वर्षों के बाद में गांव के लोगों को समझ में आया कि यार इस वामपंथी मुखिया के शासन में गांव की हालत तो बहुत खराब खराब हो गई, आर्थिक स्थिति खराब हो गई, बाजू के गांव से हमारे रिश्ते भी खराब हो रहे हैं इसके कारण। तो एक समय आकर के उन्होंने दूसरे प्रधान को चुना जो राष्ट्रवादी विचारधारा का था। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो वामपंथी विचारधारा का मुखिया था वो बड़ा माहिर था, उसको उस नाट्य मंडली का यूज कैसे करना है लोगों को आपस में लड़ाने में, या फिर वो जो तुष्टीकरण की राजनीति वगैरह करना हो, या उसी गांव का कल्चर संस्कृति उसकी छवि को कैसे धूमिल करना है, ये बहुत अच्छे से वो जानता था। नाट्य मंडली भी बहुत लॉयल थी उस वामपंथी मुखिया के प्रति, बहुत बढ़िया से वो स्टेज प्लेस वगैरह करते रहते थे, और सामने से किसी को पता भी नहीं चलता था गाँव में कि भाई ये नाट्य मंडली उस वामपंथी मुखिया के साथ में जुड़ी हुई है। अब कई वर्षों के बाद में जब वहां पर कोई एक राष्ट्रवादी मुखिया आता है, प्रधान आता है, तो नाट्य मंडली की सच्चाई धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगती है, गांव का विकास होने लगता है, आगे बढ़ने लगता है। फिर लोगों को पता चलता है कि यार कैसे कितने वर्षों तक इस नाट्य मंडली ने हमें बेवकूफ बना करके रखा था।
तो अब उस नाट्य मंडली में 2 भाग हो जाते हैं। एक भाग तो अभी भी वही वामपंथी कंटेंट बना रहा है और दूसरा भाग अपने आप को राष्ट्रवादी दिखाने का प्रयास कर रहा है, पर बहुत ही खराब क्वालिटी के नाटक बना करके, स्टेज प्लेस बना करके। और बस उस मुखिया के सामने, जो नया राष्ट्रवादी मुखिया है ना, उसके सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपने आप को उसके गुड लुक्स में लाने के लिए वो इस प्रकार के कुछ बहुत ही घटिया क्वालिटी के स्टेज प्लेस वगैरह बना रहे हैं। और इससे हो क्या रहा है कि गांव के लोगों को लग रहा है कि यार, वामपंथी मुखिया ने तो कभी कला और साहित्य के क्षेत्र का उपयोग किया नहीं, पर ये देखो, ये राष्ट्रवादी मुखिया तो इनके साथ में फोटो भी खिंचवा रहा है और यही ऐसी अपने इमेज अच्छी करने के लिए नाटक वगैरह बना रहा है। तो मेरे अनुसार ये जो कुछ भी अभी हो रहा है ना, सिंघम अगेन हो या द साबरमती रिपोर्ट हो, या इससे पहले भी आप देख लीजिए सम्राट पृथ्वीराज जैसी बहुत ही निम्न स्तर की फिल्म, जिसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में था, वायरस ने उसको प्रोड्यूस किया था, बहुत ही घटिया फिल्म थी। पर देखिए, उस फिल्म के स्क्रीनिंग में बीजेपी के सभी बड़े बड़े नेताओं को वहां पर बुलाया गया था, जो मुझे सही नहीं लगा था। बीजेपी को इन लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग है ना, बदले तो बिल्कुल भी नहीं है, पर बीजेपी की ही छवि धूमिल करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। ऐसा दिखा रहे हैं कि देखो, ये लोग हमसे जबरदस्ती जैसे ऐसी फिल्में बनवा रहे हो, और क्वालिटी के नाम पर बहुत ही बी ग्रेड कंटेंट ये बना करके लोगों को परोस रहे हैं। चाहे वो सम्राट पृथ्वीराज हो या आदि पुरुष के समय भी आप देख लीजिए, ओम राउत वगैरह, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ में उन्होंने फोटोज खिंचवाए रिलीज से पहले। केवल बीजेपी के नेताओं के साथ में नहीं, संतों के साथ में भी फोटो खिंचवाकर पोस्ट किए थे इन लोगों ने आदि पुरुष के रिलीज से पहले। पर फिल्म के नाम पर क्या बना करके रख दिया, बिल्कुल मतलब उसको तो बी ग्रेड कहना भी, बी ग्रेड शब्द का अपमान है, इतनी घटिया वो फिल्म थी। तो सम्राट पृथ्वीराज हो, आदि पुरुष हो, या सिंघम अगेन के समय भी अमित शाह जी के साथ में रोहित शेट्टी की फोटो, या अभी द साबरमती रिपोर्ट, मेरे अनुसार बीजेपी को इन लोगों से तो दूरी बना करके रखनी चाहिए, क्योंकि इनका कुछ ऐसा इंटेंशन ही नहीं है कि हम सच में कुछ बदलाव लेकर के आए, या सच में कुछ हम अपने नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए कुछ ढंग का कंटेंट बनाए। ये लोग लिटरली ऐसा दिखावा कर रहे हैं जैसे जबरदस्ती इनके सर पर बंदूक रखकर फिल्म बनवाई जा रही हो, और इससे जो नई जनरेशन है ना, उनके मन में एक नकारात्मक छवि ही बनेगी बीजेपी की। जैसे नसरुद्दीन शाह वगैरह कहते हैं ना कि भाई, ये तो नाजी जर्मनी जैसे हालात हो गए हैं देश में, और मोदी जी तो हिटलर जैसा बन करके अपने नैरेटिव को स्प्रेड करने के लिए फिल्में बनवा रहे हैं। तो ये फिल्में लिटरली उसी नैरेटिव को आगे बढ़ा रही है। करने के नाम पर कुछ नहीं है, कुछ फायदा वगैरह तो करेंगी नहीं, पर उल्टा डेंट अवश्य मारेंगी बीजेपी को। क्योंकि आप रिव्यूज देख लीजिए दूसरे क्रिटिक्स के यूट्यूब पर, वो क्या बोल रहे हैं इस फिल्म के बारे में, कि देखो बीजेपी तो अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए ऐसी फिल्में बनवा रही है। तो जो सटल वे में, सेंसिबल वे में अपनी बातें रखनी जो चाहिए ना, वो काम तो ये बिल्कुल भी नहीं कर रही। जो तो कश्मीर फाइल्स ने किया था, उसकी भले ही वामपंथी कितनी भी आलोचना करते हो, पर एक व्यक्ति भी आज तक उस फिल्म के एक फैक्ट को भी कहीं पर गलत नहीं सिद्ध कर पाया है। और उस फिल्म ने ऐसा बदलाव लाया है ना कि इस इंडस्ट्री को, जो पहले बड़ा भारत को इस्लामोफोबिक और हिंदुओं को कट्टरपंथी के रूप में प्रस्तुत करती थी, आज उस इंडस्ट्री को ना चाहते हुए भी ऐसी दिखावे के लिए सही पर ऐसी फिल्में बनानी पड़ रही है। पर ऐसा नहीं लगता है कि ना तो नरेंद्र मोदी को इस तरह के फ़िल्मों के सहारे की ज़रूरत है और ना ही बीजेपी को इनके प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, या जो सच है उसको सामने लाने के लिए इतने भोंडे तरीके से प्रस्तुत करने वाले डायरेक्टर या एक्टर्स की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल भी बीजेपी ग्राउंड लेवल पर लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। और जैसे कि बहुत सारे राष्ट्र, आप हो या और भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, सभी आप सब मिलकर के जिस प्रकार से लोगों में जागरूकता ला रहे हैं, तो उस कारण से लोग ये नैरेटिव समझ रहे हैं कि वर्षों तक हमारे साथ में क्या हुआ, हमारे इतिहास के साथ में क्या हुआ, इस देश के साथ में क्या हुआ, और 2014 के बाद में क्या चीजें परिवर्तन आई है, लोग ये धीरे धीरे समझ रहे हैं। सोशल मीडिया के कारण भी बहुत सारा इसमें परिवर्तन आया है। पहले जो मीडिया था उसका ही पूरा वर्चस्व था, और वो जो बातें दिखाती थी वही लोगों को सुननी पड़ती थी। पर आज बहुत सारे अलग अलग पहलू, अलग अलग दृष्टिकोण लोगों के सामने आ रहे हैं। परंतु एक बात अवश्य है कि फिल्म इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा एक प्रभाव होता है समाज में एक नैरेटिव लाने के लिए। आज आप देख लीजिए, जितनी भी वामपंथी विचारधारा की फिल्में हैं, वो अभी भी कितनी टेक्निकली वेल मेड बन रही है। इसी वर्ष के हम कई सारे उदाहरण दे सकते हैं। पर दूसरी तरफ राष्ट्रवादी विचारधारा की जो फिल्में हैं, वो इस प्रकार की बनकर और ज्यादा ऐसे अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स को खराब किया जा रहा है, ताकि दोबारा कोई उस पर फिल्म बनाए नहीं, या फिर लोगों का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए इन सब्जेक्ट्स में। तो लिटरेचर, कला और साहित्य का क्षेत्र, उसका बहुत गहरा प्रभाव होता है समाज पर, लोगों के सोचने के तरीके को बदलने पर। तो वहां पर अभी भी काम करने की तो आवश्यकता है। भले ही ऐसा लगे हमें कि मोदी जी को कोई आवश्यकता नहीं है, पर इस क्षेत्र को सीरियसली लेना चाहिए। आज भी आप देख लीजिए,
लापता लेडी जैसी फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजा जा रहा है। एक राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार 11 वर्षों से देश में है, फिर भी अभी भी लापता लेडी जैसी फिल्में ऑस्कर के लिए भेजी जा रही है, जो भारत की तो छवि धूमिल करती ही है, परंतु हिंदू संस्कृति को किसी बहुत ही घिनौनी सभ्यता के रूप में प्रस्तुत करती है कि यहाँ पर हजारों वर्षों से महिलाओं के साथ में फ्रॉड होते आया था। केवल यही नहीं, पिछले वर्ष गुलमोहर नाम की एक फिल्म को नेशनल अवार्ड दिया गया था, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था, और वो फिल्म एलजीबीटीक्यू एजेंडा पर आधारित थी। तो अगर अभी भी बीजेपी इस विषय की गंभीरता को नहीं समझेगी कि आज अभी भी इस देश में 11 वर्षों के बाद भी एक एलजीबीटीक्यू एजेंडा पर आधारित फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, मनोज वाजपेयी की फिल्म थी, लापता लेडी जैसी फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की इस वर्ष जो जीत हुई है ना, उसमें सबसे बड़ा हाथ किसी बात का था, तो वोकिज्म के विरुद्ध वो जो बोल रहे थे ना, खुलकर बोल रहे थे वोकिज्म के विरुद्ध, उस बात ने सबसे ज्यादा ट्रंप को फायदा पहुंचाया है। आप देख लीजिए, इलेक्शन से, यूएस इलेक्शन से ठीक एक दिन पहले वो जो ईमान खलीफ जो बॉक्सर था ना, जो बायोलॉजिकल मेल है पर लड़की बन करके उसने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में, ठीक देखिए, इलेक्शन से ठीक एक दिन पहले न्यूज वायरल हो जाती है कि ईमान खलीफ बायोलॉजिकल मेल है, ये मेडिकल रिपोर्ट सब तरफ वायरल होती है। उसी समय डोनाल्ड ट्रंप एक वीडियो बना करके पोस्ट करते हैं अपने ट्विटर हैंडल वगैरह से, सब जगह पर, सोशल मीडिया पर, उसमें ईमान खलीफ का वो उल्लेख करते हैं कि देखो हम किस समय में आ गए हैं, 4 वर्ष पहले आपने गलत सरकार चुनी और उस कारण से आज पुरुष अपने आप को स्त्री बता करके गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। तो इस प्रकार का डोनाल्ड ट्रंप वीडियो पोस्ट करते हैं। जितने भी अमेरिकन कंजर्वेटिव यूट्यूबर्स है वो उस पर वीडियो बनाते हैं। तो इस बात ने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत फायदा किया है, क्योंकि जो अमेरिका की आम जनता है, वो भले ही डेमोक्रेट्स ही क्यों ना हो, परंतु उनके अंदर भी डर है कि उनके बच्चों के साथ में आने वाले समय में क्या हो सकता है इस वोकिज्म के कारण, ये जो जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा है उसके कारण। पर भारत में आज भी गुलमोहर जैसी एलजीबीटीक्यू एजेंडा पर आधारित फिल्मों को ऑस्कर नेशनल अवार्ड दिए जा रहे हैं, अलापता लेडी जैसी फिल्मों को ऑस्कर भेजा जा रहा है। तो इसमें इस विषय को भी गंभीरता से लेने की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रतीक जी। फैक्चुअल मिस्टेक्स भी मैं देख रहा था, समीक्षाएं पढ़ रहा था आज सुबह आपके साथ बैठने से पहले। जिस समय ये घटना हुई गोधरा वाली, साबरमती वाली, उस समय दिखाया गया है कि गुजरात की मुख्यमंत्री महिला थी, जबकि ऐसा नहीं था। नहीं, गुजरात की मुख्यमंत्री महिला नहीं दिखाई है उन्होंने। वो सोनिया गांधी जैसा दिखने वाला एक पात्र है। ओके। वो गुजरात की मुख्यमंत्री तो नहीं बताया उसे, सोनिया गांधी जैसा ही वो पात्र दिखता है। और एक मंत्री जो शायद कांग्रेस का मंत्री उन्हें दिखाना होगा, डायरेक्टली ऐसा शब्द उपयोग नहीं किया कांग्रेस वगैरह उन्होंने, पर एक मंत्री सोनिया गांधी जैसे दिखने वाले पात्र के सामने आकर के बैठता है, उसे पूरी ये जानकारी देता है कि ऐसा ऐसा हुआ है और इसका हम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उपयोग कर सकते हैं। अभी का जो सिटिंग सीएम है, सिटिंग सीएम यानी मोदी जी का ही वो उल्लेख कर रहे हैं, बाद में मोदी जी की फुटेज वगैरह भी वो दिखा रहे हैं, तो वो कहता है कि अभी जो सिटिंग सीएम है उसको टारगेट करने के लिए हमें इसका बहुत फायदा हो सकता है। फिर सोनिया गांधी जैसे दिखने वाले पात्र के सामने वो जो मंत्री बैठा था, वो मंत्री बाद में कार में बैठता है एक व्यक्ति के साथ में, वहां पर भी वो यही बातें कर रहे हैं कि भाई सिटिंग सीएम को हम ये कर देंगे, अब इसका हम ऐसे फायदा उठा सकते हैं। तो जो मैंने बात कही ना कि एकदम मुंह पर आकर के फिल्म ये जो बातें दिखाती है, इस कारण से जो बातें सटल वे में दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती। और दूसरी एक और बात, विक्रांत मसीह जो अभी कई सारे राष्ट्रवादी प्लेटफॉर्म्स पर गए, आप देख लीजिए वहां पर, मैंने सभी के सभी इंटरव्यूज तो देखे नहीं, पर जो कुछ इंटरव्यूज देखे उनमें कहीं पर भी विक्रांत मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं पहले गलत था, मैं पहले वामपंथी विचारधारा से था और अभी मुझ में बदलाव आया है। देखिए, बदलाव लाने में कोई गलत बात नहीं है। मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति को बदलने का अधिकार है और बदलना ही चाहिए। सभी को राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़ना ही चाहिए, पहले वो कैसा भी हो। हम तो उस सभ्यता से आते हैं जहां पर वाल्या कोई भगवान वाल्मीकि जी बनते हैं, तो पहले के जीवन में भले कोई कैसा ही, उसको बदलना, बिल्कुल बदलने का अधिकार है, परंतु कंडीशन ये है, शर्त ये है कि वो सच में तो बदला हो कम से कम। जैसे कि विवेक अग्निहोत्री देख लीजिए, उनके 2013 12-13 से पहले के बहुत सारे ऐसे गलत ट्वीट से, पर विवेक अग्निहोत्री जी कई बार कह चुके हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कि भाई मैं वामपंथी विचारधारा से प्रभावित था, पहले मैं कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित था। तो वो अपनी वो बात को मान रहे हैं और उनके अपने बदलाव को बता रहे हैं। यहाँ पर विक्रांत मसीह ने मैंने एक जगह भी नहीं देखा कि वो ये कह रहे हो कि मैं पहले गलत था। यही विक्रांत मसीह, आपको याद होगा सर, एक जुनेद खान का केस हुआ था, ट्रेन में सीट के ऊपर से झगड़ा हुआ था, 2016 क्या? या 17 की वो घटना है। सीट के ऊपर से झगड़ा हुआ था, इस वामपंथी इकोसिस्टम ने उसको बीप के साथ में जोड़कर हिंदू आतंकवाद का एक उसको ओढ़ा दिया, उस उन्होंने एक मुखौटा, और पूरे देश भर में, एक जगह पर नहीं, पूरे देश भर में इन्होंने नॉट इन माय नेम के नाम से कैंपेन चलाया था।
और उस कैंपेन में कौन-कौन था? शबाना आज़मी थी, विक्रांत मस्सी भी था उस कैंपेन में, रजत कपूर, कोनकोना सेन शर्मा, रणवीर शोरे, जिम सर्फ ऐसे और गिरीश कर्नाड वगैरह थे। इसके अलावा वही रामचंद्र गुहा, तीस्ता सितलवाड, राणा अय्यूब वगैरह सब उस नॉट इन माय नेम के कैंपेन में सम्मिलित हुए थे। अभी मैंने एक जगह पर भी नहीं सुना कि विक्रांत मस्सी ने ये कहा हो कि मैं पहले गलत था या मुझ में सच में बदलाव आया है। और उनके बाद उन्हें ट्वीट उनका जो एक विवादित ट्वीट था प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में, उसके बारे में भी उनसे पूछा तो मैंने तो एक जगह भी नहीं सुना कि वो अपनी गलती मान रहे। उल्टा वो कह रहे थे कि नहीं उस समय वो कठुआ का हुआ था, उस कारण से मैंने वो ट्वीट किया था वगैरह वगैरह, इस प्रकार के वो उत्तर दे रहे हैं। तो भाई मुझे तो ये कहीं से भी सही नहीं लगा। और ऊपर से वो जो राष्ट्रवादी जितने भी वक्ता है जिन प्लेटफॉर्म्स पर वो गए थे, उन्हें सेंट्रिस्ट होने का वो ज्ञान दे रहे हैं कि भाई क्या आजकल देश में क्या चल रहा है, कोई लेफ्ट हो गया, कोई राइट हो गया, सेंट्रिस्ट होने की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। इस प्रकार की मूर्खों जैसी बातें कर रहे हैं, वो राष्ट्रवादी वक्ताओं को ही सेंट्रिस्ट होने का ज्ञान दे रहे हैं। ये जो मैंने सवाल पूछा था, देखिए ये आज तक में जो समीक्षा छपी है, इसमें जी, जी। लिखा है कि फ़िल्म में बेसिक तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है। जैसे फ़िल्म में दिखाया गया है कि गोधरा में हुए ट्रेन हादसे के वक़्त मुख्यमंत्री एक महिला थी। इसका मतलब ये है कि आज तक जैसी ज़िम्मेदार पोर्टल पर भी जब समीक्षा लिखी जाती है, तो चीज़ों को ठीक तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाता है। मुझे तो वो मुख्यमंत्री नहीं लगी। उस पात्र को सीरियसली पूरा सोनिया गांधी की तरह ही उन्होंने दिखाया है। सफेद साड़ी में है और उसको देख करके किसी को भी लगेगा कि आप देख लीजिए, ट्रेलर में भी आप देखिए वो पात्र आपको सीढ़ी से उतरते हुए दिखेगा। आपने अगर साबरमती रिपोर्ट का ट्रेलर देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा इस बात को। वो पात्र तो सोनिया गांधी की तरह दिख रहा है और मुख्यमंत्री है ऐसा उल्लेख मैंने तो नहीं सुना भाई फिल्म में। पता नहीं मुझसे अगर मिस हो गई होगी वो बात, पर वो मुझे तो कम से कम सोनिया गांधी की तरह वो दिखाने का प्रयास कर रहे थे यही लगा। पर आखिर में मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा साहब, ये द केरला स्टोरी हो, द कश्मीर फाइल्स हो या द साबरमती रिपोर्ट हो, जब भी इस तरह की फ़िल्में आती हैं, जिसमें हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार या धर्मांतरण या जो साजिशें हैं देश के खिलाफ उस उसको जो है उजागर किया जाता है, तो एक बड़ा वर्ग जिसको हम इकोसिस्टम भी कहते हैं, उसके पेट में इतने मरोड़ क्यों उठने लगते हैं? इतना विरोध पर क्यों उतर आते हैं? वो क्यों चाहते हैं कि ये सब चीज़ें दबी रहें, ये निकल कर के बाहर ना आएँ और आज की पीढ़ी को, नई पीढ़ी को इनके बारे में कोई जानकारी ही ना मिल पाए? सर वो तो चाहेंगे ही ना कि ये बातें दब कर रहे, क्योंकि जिन्होंने उन बातों को दबा करके रखा वो अगर एक्सपोज होंगे तो उन्हें तो पीड़ा होगी ही। अब जिस इंडस्ट्री ने 2002 के बाद में परजानिया बनाई, फिराक बनाई, फाइनल सॉल्यूशन बनाई, काय पोचे जैसी फिल्में बनाई, इवन द फैमिली मैन जैसी वेब सीरीज में भी वो जो आतंकवादी था मुख्य, उसके प्रति सिंपथी बनाने के लिए उसको 2002 के दंगों से पीड़ित दिखाया है। द फैमिली मैन का सीजन 1 अगर किसी ने देखा हो तो आप देख लीजिए, उस आतंकवादी को 2002 के दंगों से पीड़ित दिखाया है। बहुत सारी फिल्में इन्होंने अपने 2002 के दंगों को पर बनाई है और पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा फिल्में, पक्षपातपूर्ण वन साइडेड चित्रण किया हुआ है और हिंदुओं को बिल्कुल किसी आतंकवादियों की तरह उन्होंने फिल्में हिंदू आतंकवाद का एक नैरेटिव गढ़ने का एक प्रकार से उनमें प्रयास किया है। मैं तो तो ये मैं तो तो मा जिन मैं तो मा माचिस को भी मैं उसी श्रेणी में रखता हूँ कि उसमें भी उसको एक लव एंगल दे कर के जो है वो जस्टिफाइड करने की कोशिश की गई थी शायद, कि भई अगर वो हथियार उठा रहे हैं तो इसलिए उठा रहे हैं। जबकि ये सारे जितने आतंकवादी होते हैं, इनका तो एक अपना एक मिशन है और उसी के तहत ये सब हरकतें होती हैं। बिल्कुल सर, माचिस तो मुझे पक्का ऐसा याद नहीं है क्योंकि बहुत बचपन में शायद मैंने देखी थी, अभी तो मैं भूल गया हूँ, उस फ़िल्म को देखना पड़ेगा मुझे फिर से। पर ये बेसिक वामपंथी विचारधारा है। आप केवल भारत में ही नहीं, अमेरिका में देख लीजिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ पर भी ये वोक और लिबरल्स वामपंथी होते हैं, आतंकियों के प्रति सिंपैथी पैदा करना, हमास के साथ में जाकर के खड़ा हो जाना, उनको वहां पर वो पीड़ित लगते हैं, वर्ल्ड वाइड कैंपेन्स वगैरह चलाए जाते हैं। तो ये तो उनकी बेसिक विचारधारा ही यही होती है कि वो सिस्टम से पीड़ित है, फांसीवादी सरकार से पीड़ित है और हमें उनके अधिकारों के लिए लड़ना है क्योंकि वो तो ऑप्रेस्ड है इस बहुसंख्यकों से, मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स से वो ऑप्रेस्ड है, तो हमें उनके साथ में खड़े होना है। तो ये बेसिक वामपंथी विचारधारा है। तो वो तो ऐसे ही फिल्में बनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर जो आपने बात कही ना कि ये छुपाना क्यों चाहते हैं, तो मैं वही कह रहा था कि जिन्होंने हमेशा से ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई हो, आज वो जब ऐसी फिल्म आने के कारण एक्सपोज होते हैं तो उन्हें तो पीड़ा होगी ही।
परंतु ऐसी फ़िल्मों से उन्हें कुछ ज़्यादा डर भी आपको नहीं लगता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एक प्रकार से हमें ही, मैं क्या शब्द उपयोग करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर विषय को कुल मिलाकर उन्होंने खराब किया है और अच्छे तरीके से इस विषय को प्रस्तुत किया जा सकता था। बिल्कुल सही बात है। प्रतीक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जी सर, बहुत धन्यवाद।